अच्छा भाई, तो आप लोग अगर रेडी हो जाएं तो शुरू कर लेते हैं। फॉर्मूले सबको याद है या मैं कुछ नोट्स टाइप बनवा लूँ? शाबाश। जी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ज़रा तेज़ी से ओवरव्यू कर लेते हैं। ओवरव्यू इसलिए ज़रूरी है कि जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उसमें अगर आपका ओवरव्यू होगा तो आपका जल्दी दिमाग चल रहा होगा। पक्का स्टार्ट है? नहीं, मुझे बोल देंगे कि आपने नहीं करी। अच्छा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? अच्छा, फील्ड किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड पे आने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई फील्ड किसे कहते हैं? स्पेस, रीजन, एरिया। एक ऐसा एरिया जहां पे अगर आपके पास एक चार्ज मौजूद हो, इसे कौन सा चार्ज कहेंगे? सोर्स चार्ज। और अगर आप एक और चार्ज लेकर आए तो या तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा या ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। या तो इसके दरमियान अट्रैक्शन होगी या रिपल्जन होगी। तो वो तमाम जगह जहां पे ये पूरा काम हो रहा होगा अट्रैक्शन या रिपल्जन का, ऐसी पूरी जगह आपके पास क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। एन एरिया और स्पेस और रीजन इन विच a charge experiences a force when another charge introduced in that region। एक ऐसा एरिया, एक ऐसी स्पेस जहां पे एक चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जब कोई और चार्ज उसके पास लाया जाएगा। तो वो तमाम एरिया आपके पास क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम किससे शो कर रहे होते हैं? ई से। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। क्या इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी होगी तो दो चार्जेस के दरमियान की बात हो रही है, और दो चार्जेस के दरमियान जब भी बात होगी तो उसके ऊपर सबसे पहले कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा? कूलम्स लॉ। किसी को याद है क्या कहता है? अच्छा, कूलम्स लॉ किससे सिमिलैरिटी रखता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ने मासेस की बात करी थी, इसने चार्जेस की बात कर दी। कहा क्या? जो फोर्स होगी दो चार्जेस के दरमियान वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, और इनवर्स हो जाएगी टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। जब हमने इसको कंबाइन करा तो हमारे पास फॉर्मूला आता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। K क्या चीज है? कूलम्स कांस्टेंट। और K बराबर किसके होता है, या K की वैल्यू कैसे निकलेगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या है? 8.85 एक्सपोनेंट -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब आप इसमें एप्सिलॉन नॉट को पुट करेंगे तो आपके पास K की वैल्यू आ जाती है 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एप्सिलॉन। यानी अगर परमिटिविटी बढ़ेगी तो फोर्स क्या हो जाएगी, दो मीडियम्स के दरमियान कम हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसी तरह अगर मैं इसके लिए कोई फॉर्मूला डिजाइन कर लूं कि भाई अगर मुझे एक परमिटिविटी दी हुई और मुझसे कहा जाए फोर्स मालूम करें, तो भाई परमिटिविटी दी हुई और फोर्स मालूम करें तो क्या फॉर्मूला होगा, फोर्स इन एनी मीडियम। किसी भी मीडियम के अंदर अगर आपने फोर्स निकालनी है तो आपने क्या करना है, वैक्यूम वाली फोर्स को डिवाइड करवा देना है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी से। ई आर क्या चीज है, रिलेटिव परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ द एनी मीडियम। अब वो कोई भी मीडियम हो उसको फोर्स से डिवाइड करवा दे। मैंने अभी आपसे क्या कहा, परमिटिविटी इंक्रीज होगी, फोर्स क्या होगी, तो ये देख लो ये जो ओरिजिनल फोर्स है उससे अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो आंसर हमेशा क्या होगा, कम होगा। जब डिवीजन होती है तो आंसर डिक्रीज होता है। अगर 0 से 1 से बड़ा नंबर हो, 1 से छोटा होगा तो इंक्रीज होगा, 1 से बड़ा होगा तो डिक्रीज होगा। तो परमिटिविटी बढ़ाने से फोर्स जो बनेगी वो डिक्रीज की तरफ जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए इसका ये जनरल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है। अक्सर एमसीक्यूज के अंदर आपको बहुत डायरेक्ट ट्रिक चाहिए होती है, वन ऑफ द डायरेक्ट ट्रिक है सॉल्व करने की। दो चार्जेस अगर सेम हुए, लाइक हुए, क्या करेंगे, रिपेल। और अगर अनलाइक हुए तो आपके पास क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट। अगर आप लोगों ने मुझसे अभी कहा कि कूलम्स लॉ ग्रेविटेशनल फोर्स के मुशाबियत रखता है, उसको आप क्या कर सकते हैं कि सिमिलैरिटी देख सकते हैं। मेरा सवाल है आपसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स निकालें और कूलम्स फोर्स निकालें, कौन सी फोर्स ज्यादा निकलेगी, कूलम्स फोर्स। कूलम्स फोर्स आर कंपैरेटिवली ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। कूलम्स फोर्स बड़ी होती है एज कंपेयर टू किसके, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के। तो ये बात आपने जहन में रखनी है, ये भी आपके काम की चीज है। जो फोर्स आ रही है स्केलर होगी, वेक्टर होगी, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। क्या डायरेक्शन कंसिडर करते हैं हम फोर्स की, चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर चार्ज एक प्लस है और दूसरा भी प्लस है तो ये आउटवर्ड होंगे, अवे होंगे, दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे होंगे। अगर चार्ज ओपोजिट हैं तो ये अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स ईच अदर। तो ये छोटी छोटे पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखना है। अच्छा, फोर्स पता चल गई तो जरा इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बता दी मुझे कि एक ऐसा रीजन होता है जहां पे एक्सपीरियंस होती है फोर्स। कौन एक्सपीरियंस करता है फोर्स, जितनी ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा फील्ड स्ट्रांग होगी, वीक होगी, स्ट्रांग। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स और डिवाइडेड बाय चार्ज। तो E का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q। यूनिट क्या हो गया, न्यूटन, और चार्ज का यूनिट कूलम्स। तो न्यूटन पर कूलम, व्हाट इज द इक्विवेलेंट फॉर न्यूटन पर कूलम, 1 न्यूटन पर कूलम इज इक्वल्स टू व्हाट यूनिट। को इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, हाँ भाई, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला, पोटेंशियल ग्रेडियंट, किसी को याद है, फॉर्मूला याद है पोटेंशियल ग्रेडियंट का। आप लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेगेटिव को गोली मारें, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट्स, और डिस्टेंस का यूनिट मीटर, और मीटर के साथ क्या लग गया, इनवर्स। तो 1 न्यूटन पर कूलम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट पर मीटर। क्लियर हो गया। 1 वोल्ट पर मीटर का क्या मतलब है, 1 इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि जब आप एक वोल्टेज अप्लाई करें चार्ज को 1 मीटर मूव करवाने के लिए, वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, कोई डिफाइन कर सकता है पोटेंशियल डिफरेंस को,
उसको तो हम पोटेंशियल डिफरेंस ही कहेंगे, क्योंकि वो डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपने बात सही करी। फर्स्ट करें एक पार्ट आपके पास ग्राउंड पे, इस टाइम पे हाइट कितनी होगी, 0, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। मैं क्या करता हूँ, इस चार्ज को ऊपर मूव करा देता हूँ। अब क्या हुआ, जाहिर है मुझे फोर्स लगानी पड़ी होगी। जब मैंने फोर्स लगाई तो इस चार्ज ने इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कवर करा। तो डिस्टेंस कवर करने का मतलब फोर्स लगाई, डिस्टेंस कवर हुआ, और किसने करा, चार्ज ने। अब फोर्स लगाई, डिस्टेंस मूव हुआ, वर्क डन अपॉन चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस पॉइंट पे तो पोटेंशियल 0 था ना, तो इस टाइम पे जो ये कहलाता है, ये कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, क्योंकि पहला पोटेंशियल तो 0 था। लेकिन अगर यही चार्ज ग्राउंड के बजाय कहीं बीच में होता, तो अब इसकी हाइट ऑलरेडी है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, इसका पोटेंशियल कोई ना कोई होगा। अब इस पॉइंट से अगर मैं इस पॉइंट पे चार्ज को लाऊं, तो इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल बनता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। एक ही चीज है, कर आप एक ही काम रहे, फोर्स लगाएंगे, चार्ज मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस। द वर्क डन, काम करा आपने ऑन अ यूनी पॉजिटिव चार्ज, किसी यूनिट चार्ज पे, किसी पॉजिटिव चार्ज पे, टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, उसको एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट लेकर जाने में, इस वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत आसान अल्फाज में, पोटेंशियल डिफरेंस का काम है चार्ज को मूव करवाना। जो चार्ज को धक्का लगता है वो पोटेंशियल डिफरेंस लगाता है। तो जब आप एक एग्जाम्पल के तौर पे, ये मेटल है ना, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, करंट नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा करंट? करंट क्यों नहीं लग रहा? करंट कब पैदा होगा? थोड़ी सी आगे की बात है लेकिन करना लाजमी है। करंट पैदा होता है जब चार्ज मूव करेगा, और चार्ज को मूव करवाने के लिए आपने इसके ऊपर अप्लाई करना होगा वोल्टेज। तो जब आप कोई तार की बात कर रहे हैं ना, इस तार में करंट अभी ये कनेक्ट नहीं है तो नहीं आएगा, लेकिन चार्जेस तो है ना। करंट कब आएगा? जब ये चार्जेस मूव करना शुरू कर दें। और करंट को धक्का देने के लिए आपको इसको लगाना पड़ेगा स्विच में, इसको वोल्टेज देना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का काम है चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या करवाना, मूव करवाना। अच्छा भाई, तो इसी थोड़ा सा और इस फॉर्मूले की तरह भी चल रहा हूं। E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। लेट से कि एफ बराबर था किसके, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और वो किससे डिवाइड हो रहा था, 1 अपॉन क्यू से। एक क्यू से एक क्यू कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ क्या हो गई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, तो इसकी डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। और किसके अंदर आएगी अगर पॉजिटिव से निकल रही है तो, नेगेटिव के अंदर, तो टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। अच्छा, एक और चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी स्ट्रेट लाइन में अपनी डायरेक्शन शो नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कर्व से शो होती है। किससे शो होती है? कर्व। इस तरह का कर्व बन रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए। तो आपसे अगर पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो डायरेक्शन बनती है वो कौन सी होती है, तो आपने बताना है कर्व्ड होती है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती। हमेशा कर्व डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। ठीक है भाई। अच्छा, इसी तरह एक और चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात होगी। तो हम हमेशा बात ये करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकल रही होगी और किसके अंदर आ रही होगी, चले भाई आगे बढ़िएगा।
क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट कर सकती हैं? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ये बात याद रखनी है। एक चार्ज कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? एक चार्ज कंडक्टर है मतलब इसके अंदर भरपूर चार्जेस हैं, इसके सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो। क्यों जीरो होगी? क्योंकि वो सारे चार्जेस जब लाइन बनाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां वो सब कैंसिल हो जाएंगी और आंसर क्या मिल रहा होगा आपको? जीरो। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। तो पोटेंशियल की बात हो गई। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस का है वो, सोचो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा के Q1 Q2 अपॉन आर। ठीक है, इस बात को याद रखना, ये फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का होगा। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और रिलेट कर दूं तो आपने अभी पढ़ा V बराबर होता है किसके? के क्यू अपॉन आर के क्यू अपॉन आर। अगर मैं इसमें से ये चीज हटा दूं तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो गई किसके? वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय चार्ज, यानी V मल्टीप्लाई बाय क्यू। ये फॉर्मूला कैसे पता चला हमें सही है या नहीं? अभी मैंने आपको पढ़ाया इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है किसके? V अपॉन डी के। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस D को ऊपर ले जाता हूं तो V किसके बराबर हो जाएगा? E मल्टीप्लाई बाय डी के। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? F अपॉन क्यू इंटू डी। ये F इंटू डी किसके बराबर हो गया? वर्क डन अपॉन चार्ज। तो फॉर्मूला आ गया V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और कौन सी एनर्जी हो गई? पोटेंशियल। V इज इक्वल्स टू PE डिवाइडेड बाय Q। इसको ऊपर ले जाओ तो PE बराबर हो जाएगी V मल्टीप्लाई बाय Q या V इंटू E के। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो आप सबने पढ़े हैं, बस आपको इसने एक दफा रिवीजन में था। चले भाई आ जाए MCQs पे। फ्लक्स की बात कर लें थोड़ी सी और। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ एरिया परपेंडिकुलर, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। या आसान अल्फाजों में इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया। डॉट हटेगा तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। फ्लक्स। गॉस लॉ याद है किसी को? किसी इनक्लोज्ड सरफेस के ऊपर जहां बहुत सारे चार्जेस हों, तो भाई अगर बहुत सारे चार्जेस है ना तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना मुश्किल काम है। ऐसी सूरत में उसने कहा, क्या कहा था? द टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ एरिया इज 1 अपॉन ई नॉट टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। अगर आपसे मैं यहां से बोलूं फ्लक्स निकालो तो आप तो फील्ड में ही फंस जाओगे। सारी फील्ड्स बाहर की तरफ आ रही हैं, फील्ड पता होंगी तो फ्लक्स निकलेगा। तो ऐसी सूरत में इस चीज के बजाय हम फ्लक्स के लिए क्या यूज करते हैं? गॉस लॉ। एक आखिरी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्म चार्ज शीट। एक यूनिफॉर्म सी चार्ज शीट है आपके पास जिसपे मैक्सिमम चार्जेस हैं। और आपने अभी पढ़ा कि भाई फील्ड जो है वो प्लस से निकल रही होगी, तो भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। ऐसी सूरत में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? एक इनफाइनाइट चार्ज शीट है, यानी इस शीट पे इनफाइनाइट चार्जेस हैं, तो इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होंगी। तो ऐसी सूरत में इस इनफाइनाइट चार्ज शीट का फॉर्मूला क्या होता है? कितना? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये पुरानी बुक में डेरिवेशन पूरी होती थी सेकंड ईयर में। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट ईयर में आया ना तो ये डेरिवेशन काट दी।
तो ये पूरी एक ड्राइव करके फॉर्मूला आया हुआ है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चले भाई आ जाए एमसीक्यूज की तरफ। सबको दिख रहा है, पहले तो ये फैसला कर लिएगा लास्ट वाले लोग, या और बड़ा करने की जरूरत है। चले भाई पहला एमसीक्यू आंसर बताइएगा। टू चार्ज ऑब्जेक्ट कैन अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर डैश देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर। ये सारी बातें मैं अभी आपसे कर चुका हूं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। अभी आपने देखा था F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ ऑब्वियस सी बात, the electrostatic force between 2 point charges, it can be attractive, it can be repulsive। तो attractive if the charge have same sign, ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन डी repulsive if the charge have the same sign and attractive if they have opposite signs। The direction of force vector of electrostatic force between two stationary charges depends upon force depend करती है साइंस पे। कूलम्स लॉ इज स्ट्रिक्टली अप्लाइड टू। जनरल फॉर्मूला फॉर कूलम्स लॉ सिर्फ किसके लिए देता है हमें? वैक्यूम। कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट directly proportional to the product of their charges inversely proportional to the square of their distance। The force between 2 point charges is vector quantity। The constant of proportionality in Coulomb's law is the permittivity of free space। The force between 2 point charges is option B, attractive if charge has the। ये एमसीक्यूज आए हुए थे अभी एनईडी के टेस्ट में। इलेक्ट्रिक फील्ड से 2 एमसीक्यूज आए और एक तो फोर्स से रिलेटेड था और एक इसी तरह का एमसीक्यूज था डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे। जी कूलम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर, नहीं सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस। आपने द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्जेस इस तरह के चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, एक्सटेंडेड चार्जेस के लिए कूलम्स लॉ नहीं है। ठीक है भाई, आगे सॉल्व कर लिएगा बड़ा जल्दी से, तीनों आपके हैं। अच्छा सारे छोड़ के पहले तीसरा वाला बताइएगा मुझे, यानी 15th वाला। 2 point charges this and this are placed in a vacuum। अगर उनके दरमियान फोर्स F है और फिर उसको किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दिया जिसकी परमिटिविटी क्या है 3, इनके दरमियान फोर्स कितनी होगी? ये सॉल्व नहीं होगा। F/3। क्यों? मैंने अभी आपको बताया कि F मीडियम इज इक्वल्स टू F वैक्यूम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी कांस्टेंट। तो भाई मीडियम में आपसे पूछ रहे हैं वैक्यूम में फोर्स क्या है आपके पास F और परमिटिविटी क्या है आपके पास 3। अब अगर आप सॉल्व करने पे जाते हैं तो आपको पहले नॉर्मल फोर्स निकालनी पड़ती, फिर परमिटिविटी डाल के निकालनी पड़ती, आंसर वही आता ओरिजिनल फोर्स का 3 टाइम्स। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक थी। जरा ऊपर वाले जल्दी से करिएगा मेरा बेटा। टू पॉइंट चार्जेस Q1 3 एक्सपोनेंट -6 Q2। एक बात को जहन में रखिएगा, माइनस इज जस्ट फॉर जस्टिफिकेशन के ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी कैलकुलेशन से कोई ताल्लुक नहीं होना।
अच्छा 0.2 को मैं एक्सपोनेंट्स में लूं तो कितना बनना चाहिए? तो f इज इक्वल्स टू 9, 9 3 जा 27, 27 5 जा कितना हो गया? 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 प्लस 3 कितना हो गया? 135। 10 की पावर 9 -6 और नीचे क्या हो गया? 4 एक्सपोनेंट -2। जरा 135 को 4 से डिवाइड कर दें, कितना आएगा? मैं एक्सपोनेंट सॉल्व कर रहा हूं, जरा मुझे ये बताइएगा। 135 को 4 से डिवाइड करके माइनस का 2 ऊपर आ जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। इनको सॉल्व करके क्या आया? फोर 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20। तो ये आपके पास तकरीबन हो गया 33.75 और f इज इक्वल्स टू 33.75 एक्सपोनेंट -1 को सॉल्व करना है तो 3.375 न्यूटन है। ऐसा कोई ऑप्शन? 3.38 न्यूटन। एक दफा देख लीजिएगा सॉल्यूशन प्लीज। मैंने क्या करा? सिर्फ वैल्यूज पुट करी, नंबर्स को मल्टीप्लाई करा, नंबर्स से स्क्वायर करा और एक तरफ सारे एक्सपोनेंट सॉल्व कर लिया मैंने, और यहां पे मैंने मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आपको दिखा दी। क्लियर हो रहा है? अगला सवाल आप लोग खुद से करिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द चार्जेस will have their force directly away from the other charge when। दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो एक दूसरे से अवे जा रही है। कब होगा? जब चार्जेस कैसे हो जाएंगे? सेम। द वैल्यू ऑफ कूलम्स कांस्टेंट इज 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसका बेहतर ऑप्शन ये रहा, क्योंकि ये न्यूटन मीटर के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, कूलम पे भी स्क्वायर आ गया। ये नहीं हो सकता, इस पे -9 दिया हुआ है। अच्छा भाई, द परमिटिविटी ऑफ वाटर इज अबाउट 80 टाइम्स दैट ऑफ वैक्यूम भी हो सकता है और एयर भी। तो बी एंड सी ये कर लीजिएगा आप लोग। एयर के अंदर भी ना तकरीबन सेम ही परमिटिविटी है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट बात हो रही है ना। असल में हमने वैक्यूम से ही पढ़ा है, लेकिन एयर की परमिटिविटी भी ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा ये जरा देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 19। कितनी फोर्स है जब उनके दरमियान वैक्यूम है? 0.1। और अब परमिटिविटी कितनी आ रही है? 5 टाइम्स ऑफ वैक्यूम। F मीडियम, F वैक्यूम डिवाइडेड बाय ER। तो 0.1 डिवाइडेड बाय 5 0.02। क्वेश्चन 20 देखिएगा। द चार्ज विच प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। कौन से चार्ज की वजह से सारा मसला होता है? द स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इट इफेक्ट्स कैन बी फेल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे बढ़िएगा। ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम, निकलता है पॉजिटिव से और घुसता है जाके तो टूवर्ड्स द चार्ज। अगला वाला हो गया द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस क्यू। अभी मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के क्यू अपॉन आर पोटेंशियल डिफरेंस का था। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ ऑब्वियस कौन सी क्वांटिटी है आपके पास? वेक्टर। जी द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन ऑल्सो बी रिटन एज, ऑल्सो बी। दो नहीं पूछे, एक ही पूछा है। तो बी और सी, ए और बी नहीं हो सकता,
क्योंकि आपसे ऑल्सो वी का मतलब कोई एक और पूछ रहे हैं, तो वो दूसरा कौन सा है, वोल्ट पर मीटर। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है तो साथ साथ किसकी डायरेक्शन आ रही है, फोर्स की। अब सवाल ये है, फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज या फोर्स ऑन अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव। आपने पूरी डेरिवेशन करी है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी स्पेसिफिक एरिया पे, वो उसकी इंटेंसिटी होगी या उसकी क्या होगी, स्ट्रेंथ। जितनी छोटे से एरिया में ज्यादा फील्ड आ रही है तो इसका मतलब ज्यादा स्ट्रांग हुई फील्ड, बड़े से एरिया में कम सी फील्ड आ रही है इसका मतलब कम स्ट्रांग हुई, तो ये स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर intersect each other. The electric field inside a charge conductor, the line of force between two opposite charge, curved, अभी बताया, फोर्स फील्ड कर्व्ड होती है। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू लाइक चार्जेस, दो लाइक चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसी हो जाती है, रिपल्सिव। आगे बढ़िएगा 34। अच्छा मेरी बात सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू लाइक चार्जेस, फर्ज करें एक चार्ज प्लस ये रहा, एक चार्ज प्लस ये रहा, दोनों से जो फील्ड निकलेगी वो कैसी निकलेगी, अवे। और अगर ये अवे निकल रही है तो एक बीच में ऐसा पॉइंट आएगा जहां ये क्या हो जाएगी, कैंसिल, न्यूट्रल हो जाएगी। ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही, यानी ये आगे बढ़ ही नहीं रही यहां से, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने की वजह से यहां पे आके कैसी हो गई, न्यूट्रल। फोर्स रिपल्सिव है, फील्ड थोड़ी, फील्ड कैसी हो गई, ओपोजिट चार्जेस की, सेम चार्जेस की वजह से न्यूट्रल हो जाती है। ठीक है। 34, द वर्क डन किसको मूव करवा रहे हैं, यूनिट चार्ज को, W/Q किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसा यूनिट वोल्ट्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, 1 volt is equivalent to 1 volt is equivalent to 1 joules पर कूलम। कैसे पता चला, वोल्ट्स का यूनिट वोल्ट, वर्क का यूनिट जूल्स और चार्ज का यूनिट कूलम। तो वोल्ट बराबर हो गया किसके, जूल्स पर कूलम्स के। द पोटेंशियल एट इंफिनिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज 0। कितना होता है, 0 होता है। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू एट अ डिस्टेंस r इज गिवन बाय, अभी फॉर्मूला बताया मैंने, कितना, KQ/R। द पोटेंशियल ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव माइनस आ जाएगा, नेगेटिव से निकल रहा है पोटेंशियल तो वो नेगेटिव ही होगा आपके पास। अगर बैटरी के नेगेटिव से पोटेंशियल लेते हैं तो आपने देखा है ना, पढ़ा होगा -6 वोल्ट्स। बैटरी बनाते हो तो ये प्लस हो गया, ये कैसा हो गया, नेगेटिव। अगर यहाँ नेगेटिव से पोटेंशियल लूंगा तो वो कितना हो जाएगा, -6। डायोड्स पढ़े थे आपने पढ़ा था कि डायोड जब ऑन होगा जब एनोड का वोल्टेज कैथोड से ज्यादा हो। एक पॉइंट आता है, ये सिर्फ समझाने के लिए कि क्यों नेगेटिव ले रहे हैं। ये हमारे पास एक डायोड है, इसको कहते हैं कैथोड, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, एनोड। ठीक है भाई। डायोड काम ही जब करेगा जब एनोड पे आने वाला वोल्टेज ग्रेटर होगा किसके, कैथोड से। फर्ज करते हैं इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं बैटरी के नेगेटिव से, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं बैटरी के पॉजिटिव से। अब क्या हुआ, नेगेटिव का मतलब यहां पर आ रहा है -5 और यहां पे आ रहा है 0। क्या डायोड वर्क करेगा, नहीं। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो वोल्टेज आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, -5, जो 0 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन अगर यहां पे ये उल्टा हो जाए,
यानी मैं क्या करूं, मैं दे रहा हूं +5 की बैटरी, तो यहां आ रहा है +5 और यहां आ रहा है, डायोड काम करेगा क्योंकि एनोड पे वोल्टेज कैथोड के मुकाबले में ज्यादा है। तो अगर नेगेटिव सोर्स है तो नेगेटिव वोल्टेज, पॉजिटिव सोर्स है तो पॉजिटिव, इसलिए यहां वाला जो ऑप्शन है वो कौन सा हो गया, नेगेटिव। द पोटेंशियल ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज इज ऑल्सो नेगेटिव। अगला देखिएगा, इक्वी पोटेंशियल क्या होते हैं, इक्वी पोटेंशियल जरा कोई बता दे, लिख लें अपने पास अगर नहीं पता। द इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस द इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, इक्वी पोटेंशियल नाम से क्या पता चल जाए, सेम, ऐसा सरफेस जहां पे सारे वोल्टेज थ्रू आउट कॉन्स्टेंट हो। एंड इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस इज अ सरफेस where the electric potential V is constant everywhere, फुल स्टॉप। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लें, स्टार बना के लिख लिएगा ताकि आपको याद रहे कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, the work done in moving a charge q, the work done in moving a charge q along this surface is always equals to 0, along this surface is always equals to 0। इसी बात में इसका जवाब भी है, जरा बोर्ड पे देखिएगा, W is equals to F into D। अच्छा वो देखें, अभी आपको मैंने ऊपर पढ़ाया था पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, कोई बताएगा, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, P बराबर होता है किसके, V इंटू E, यानी V मल्टीप्लाई बाय किसके, Q के। V किसके बराबर है, E इंटू डी के। तो भाई वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो गई किसके, Q E मल्टीप्लाई बाय D। इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसे हैं जहां पे जो चार्जेस रखे हुए हैं इनकी वैल्यू हमेशा क्या है, सेम। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं वर्क डन करता हूं इस चार्ज को ऊपर लेकर जाने के लिए, तो कितना एंगल बन रहा है, 90। डॉट हटेगा तो क्या आ जाएगा, और cos 90 कितना, तो भाई जब भी मैं इस पे वर्क डन करूंगा आंसर 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग कितना हो जाएगा, 0। यहां मैंने cos 90 रखा, इधर देखिएगा मेरा बेटा, यहां मैंने 90 रखा, क्यों, क्योंकि वर्क डन करूंगा, पोटेंशियल एनर्जी कब होती है, जब हाइट पे जा रहा हूं, तो इसका एंगल कितना बनेगा, 90। और जब 90 रखा तो cos 90 0 और 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, तो इसके अंदर मौजूद होने वाला वर्क डन हमेशा क्या होगा, 0। अब जरा एमसीक्यू पे हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आर ऑलवेज डैश टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हैं और आप लेकर ऊपर की तरफ जा रहे हैं चार्ज को, तो हमेशा कैसी डायरेक्शन में मिलेगा आपको, परपेंडिकुलर। कौन सी डायरेक्शन, परपेंडिकुलर। 42 द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, कोई अब कहीं से भी ले जाए वर्क डन कितना मिलना है, तो इंडिपेंडेंट किसके हुआ, पाथ टेकन, अपने रास्ते के इंडिपेंडेंट है। आप जिस पॉइंट से भी उठाएं वो जाएगा ऊपर, और जब वो जाएगा तो 90 की वजह से उसका आंसर कितना मिलना शुरू हो जाएगा, 0। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी क्या कहलाता है भाई, क्या कहलाता है, द पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स ए बी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव फ्रॉम point A to B. The potential at the midpoint of two equal and opposite charges, equal और opposite charges के दरमियान
जो मिड पॉइंट आ गया उस पर पोटेंशियल हमेशा कितना मिलेगा, -5 +5। इस पॉइंट पर आकर कितने हो गए, 0। मिड पॉइंट के ऊपर हमेशा कितना हो गया, 0। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू सेवरल चार्जेस, हाँ भाई, सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू ईच चार्ज। अच्छा, इसका फॉर्मूला याद है, अगर आपने हम लोगों ने डेरिवेशन करी है तो भाई इक्वी पोटेंशियल होगा तो सारे सम कर दें सारे चार्जेस को, और सारे एक ही हैं तो ये सब सम होके आपके पास जितने भी होंगे वो सारा आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा, लास्ट 46, लास्ट नहीं मतलब 46, जरा ये 46 से 50 करिएगा, मैं कॉल लेगा 46 से 50 तक करिएगा साथ। हाँ भाई 46 क्या आया, क्या आया, हो गए भाई 50 तक। 50 तक आप लोगों ने कर दें, मैं 51 से शुरू करूंगा। The electric field between two parallel plates have a potential difference V and distance D। कितना आएगा इसका आंसर, V/D। ठीक है, अगला, a positively charged particle is placed in a field, the direction of force और फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है। फोर्स और फील्ड यानी क्या होगा, अगर आपको याद है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे निकल रही है इसी तरह, और फोर्स भी हमेशा प्लस से क्या निकलती है, इस तरह। तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के कैसे हो गई, अलोंग द फील्ड। अगर यहां होता सिमिलर टू द फील्ड, पैरेलल टू द फील्ड, तो वो भी ऑप्शन इसमें करेक्ट कंसिडर करा जाता। 48 सी क्या है, U इज इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाई बाय V। अभी हमने देखा भी ये फॉर्मूला। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जूल्स। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू लाइक चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी हमारे पास, लाइक चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी, यानी अगर दोनों की माइनस माइनस दोनों कैसे हो जाएंगे, प्लस, और अगर प्लस प्लस है तब भी क्या होगा, प्लस। तो इसका आंसर हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव। चले आगे 51, इफ द डिस्टेंस द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस इज नेगेटिव। आगे बढ़िएगा,
If the distance between 2 point charges is doubled, the potential energy becomes 1/4. अगर डिस्टेंस डबल हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी? 1/4. आगे बढ़िएगा. A region where a positive charge experiences a force, electric field, the total electrical flux through a closed surface enclosing a charge q is closed Gaussian surface. That 1 upon epsilon naught the total charge enclosed, यानी 1 upon epsilon naught multiply by q, तो q upon epsilon naught. The unit of electrical flux, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या फॉर्मूला होता है? E इंटू डेल्टा ए. तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ या गॉस लॉ, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डिपेंड्स अपॉन. जरा मुझे बताओ ना, इसमें एरिया कहां से आ रहा है? इसमें सिर्फ आ रहा है नेट चार्ज इनक्लोज. ना एरिया आ रहा, ना शेप का जिक्र आ रहा, ना डिस्टेंस का जिक्र आ रहा. द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस ऑफ इनक्लोजिंग नो चार्ज 57. अगर कोई चार्ज नहीं है तो 0. जरा इसको कैलकुलेट करिएगा 58 को. वो फ्लक्स निकालना है आपको ऊपर वाले ही फॉर्मूले से. किस फॉर्मूले से निकलेगा? phi इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. q दिया हुआ है. q दिया हुआ है. और बिना सॉल्व करे भी शायद ये हो जाए. इसका एक आंसर ऐसा है जो बिना सॉल्व करे आपको आंसर दे रहा है. C 2 माइक्रो कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट. बिना सॉल्व करे इसका आंसर आपको मिल रहा है. गॉसेस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर एनी क्लोज सरफेस, क्योंकि वो उसमें ही आता है कि क्लोज सरफेस. द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट. अभी मैंने आपको बताया इसका फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट. ये डिस्टेंस नहीं आ रहा तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता. 0 नहीं होती, इनफाइनाइट नहीं होती. किसके इंडिपेंडेंट होती है? डिस्टेंस की. एक एमसीक्यू ऊपर रह गया था जो आपने सॉल्व करना था, जरा जल्दी से वो सॉल्व करें. हम चैप्टर 5 पे जाएंगे. कौन सा था एमसीक्यू? वो जो सॉल्व करना था ये रहा 14th वाला. जल्दी से सॉल्व कर लें और इसका आंसर बताएं. हम चैप्टर 5 की तरफ चले. जल्दी से बेटा, 5 मिनट है, इसको वाइंड अप करें. मैं आपको चैप्टर 5 वर्क पावर एनर्जी पे लेकर जा रहा हूं. जल्दी से सॉल्व कर लिएगा इसे. वो अभी हो भी जाएगा हमारा, छोटा सा है. हाँ मेरा बेटा, क्या आंसर आया? C 1.2 एक्सपोनेंट 6 न्यूटन पर कूलम. चले भाई, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर नंबर 5. फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स तो अभी पढ़ा ही नहीं है ना. चलें, आज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह. डैश
इज द मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, और कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो पहला आंसर आपके पास क्या हो गया, पहला आंसर हो गया वर्क। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क जूल। जूल क्या चीज है, अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एक्सपेंडेड टू मूव एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, किस जूल की बात हो रही है, जिस जूल का हम ऊपर जिक्र कर रहे हैं। तो जब हम वर्क डन करते हैं तो ऑब्जेक्ट मूव होता है, तो जो आप एनर्जी दे रहे हैं उससे मूव होगा, तो वो चाहे ट्रांसफर्ड हो या एक्सपेंड हो, किस काम के लिए, टू मूव एन ऑब्जेक्ट। लीनियर मोमेंटम में चेंज आया, चेंज इन लीनियर मोमेंटम डेल्टा पी किसके बराबर होता है, इम्पल्स। इम्पल्स का तो जिक्र ही नहीं हो रहा, जूल का जिक्र हो रहा है। अच्छा, एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम इज, 1 ग्राम के इक्विवेलेंट कितनी एनर्जी होगी, कैसे सॉल्व होगा, चले पहले तो ये बता दें मुझे। हाँ भाई, कैसे, हमारे पास चैप्टर 5 की हम बात कर रहे हैं। मास दिया हुआ है 1 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने का मतलब कितना हो गया, 1 एक्सपोनेंट -3 kg, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। क्यों करा हमने, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mc² इज इक्वल्स टू मास कितना, 1 एक्सपोनेंट -3 और c कितना, 3 एक्सपोनेंट 8 का स्क्वायर, 1 एक्सपोनेंट -3 9 एक्सपोनेंट 16। तो भाई 9 1 जा 9 और 16 -3 कितना हो गया, 13 जूल्स। तो 9 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट 13 जूल्स, कौन सा ऑप्शन हो गया, बी। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ वर्क, पॉजिटिव, नेगेटिव और तीसरा कौन सा पड़ा है, एक हो गया पॉजिटिव जब दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एंगल पैरेलल हो जाए, फिर हो गया नेगेटिव जब ओपोजिट हो जाए, जीरो कब होगा, जब एंगल क्या हो, 90 परपेंडिकुलर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने फर्ज करें एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आपने फोर्स लगाई और ये मूव भी सिमिलर डायरेक्शन में हो गया, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना, 0। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ऊपर और नीचे, लिफ्ट, आप लिफ्ट के गेट पे खड़े हुए फोर्स लगा लें, क्या कोई फर्क पड़ना है लिफ्ट को, तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान जो एंगल बना वो कितना बना, 90, और ये कौन सा वर्क हो गया, 0। इसे मैक्सिमम कहते हैं, ये 0 हो गया। और एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आपने इस डायरेक्शन में प्रेस करा, फोर्स लगाई, और स्प्रिंग मूव कैसे करा, उल्टी डायरेक्शन में, तो इनके दरमियान एंगल कितना हो गया, 180, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क। तो टोटल कितनी टाइप्स हो गई वर्क की, 3। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसी हो, परपेंडिकुलर, वर्क डन कितना कंसिडर होगा, 0। अगला, वर्क डन विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसी हो, पैरेलल। नेगेटिव कब होगा, जब एंगल 90 बराबर 90 के हो, 90 से बड़ा हो, 90 से छोटा हो, या 90 से बड़ा हो। 90 से बड़ा जैसी होगा उसके आंसर नेगेटिव में आना शुरू हो जाएंगे, और 180 पे जाके दोबारा -1, जैसे cos 120 होता है -0.5, तो 90 से बड़ा जैसी हो गया ना एंगल, तो आपको माइनस में आंसर देगा cos। अच्छा, नेक्स्ट, वर्क डन ऑन अ बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड इज, वर्क डन ऑन अ बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड इज नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, ग्रेविटेशनल फील्ड कहां, अगर आपने वर्क डन करा है तो ये बॉल कहां जा रही होगी, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना, और ये 90 से बड़ा है, इसलिए आंसर कैसा होगा इसका, नेगेटिव। अच्छा, जरा सॉल्व करके आंसर बताएं तेजी से। मैं आपसे थोड़ी सी देर में इसको देखता हूँ, वेट करें जी, आंसर बताइएगा।
कैलकुलेट द वर्क डन निकालना है, W इज इक्वल्स टू, ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी, तो W इज इक्वल्स टू mgh, मास G की वैल्यू 10 ले लें और H कितना है 3, तो 70 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया 2100 या लगभग कितना हो गया 2000 जूल्स। टाइम सिर्फ दिमाग खराब करने के लिए कि आप फॉर्मूला लगाएं mgh/t पावर के लिए। एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन की बेस के ऊपर जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, कॉन्फ़िगरेशंस की बेस पे जो एनर्जी होती है कि वो ऊपर जा रही है, उसका शेप है, वो इलेक्ट्रिक बॉडी है, ये किसकी टाइप से ऊपर जा रही है बॉडी, कौन सी एनर्जी लेकर जाती है, किस टाइप की, पोटेंशियल किस टाइप की, आंसर यही है। लेकिन अब मेरा आपसे सवाल है कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे कैसे, ये ऊपर जाएगी तो कौन सी एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये इलास्टिक बॉडी है, खिंच रही है वापस आ रही है, खिंच रही है वापस आ रही है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और अगर ये शेप के ऊपर डिपेंड कर रही है तब भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। केमिकल बॉडी है, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। कोई चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सब किसकी टाइप से, पोटेंशियल की। और ये डिपेंड करती है बॉडी कौन सी है, बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। कॉन्फ़िगरेशन केमिकल है, कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रिकल है, कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली ऊपर नीचे जाने वाली है, या उसका शेप चेंज होने वाला है। तो ये सब टाइप्स किसकी होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, फ्रिक्शन हो रहा है तो वो ऑपोजिट फोर्सेस की वजह से होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब क्या, रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसकी कौन काइनेटिक एनर्जी कैसी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि V0 और V0 तो सब जीरो। द वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी डैश द चेंज इन इट्स स्केल। अगर आप वर्क डन करें और ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। वर्क एनर्जी थ्योरम याद है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। तो दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल्स। कैसे होने चाहिए, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, जब आप वर्क डन करें, बॉडी चले तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, तभी वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज K इज इक्वल्स टू व्हेन अ वर्क डन इज अगेंस्ट एनी फील्ड, एनर्जी स्टोर्ड कौन सी होगी, अगेंस्ट एनी फील्ड। कोई सी भी फील्ड के अगेंस्ट में अगर आप वर्क डन करें तो वो कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज डैश ऑफ पाथ। आपने एक डेरिवेशन करी थी, वर्क डन, वो ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, एक ऐसी फील्ड जिसके अंदर वर्क डन हमेशा कितना हो जाएगा, जीरो। तो किसी सर्किल में, किसी कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन हमेशा क्या होता है, जीरो। और वो अपने पाथ के क्या है, वो ऊपर जाए नीचे जाए, उसका आंसर जब सम करूंगा तो कितना हो जाएगा, जीरो। वो याद है ट्राइंगल वाली डेरिवेशन करी थी आपने, और ट्राइंगल को बीच में से ब्रेक करा था अल्फा और बीटा एंगल्स लेके। अच्छा, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स एंड नेवर रिटर्न इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। आप ये बात सुन रहे हैं ना, प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स एंड नेवर रिटर्न। कोई चीज लॉन्च और उसके बाद भाग जाए, वापस ना आए, तो वो क्या कर रही होती है, एस्केप। वैल्यू याद है एस्केप वेलोसिटी की, कोई फॉर्मूला याद है, एस्केप वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करी थी, क्या कैसे करी थी। अच्छा, एक बस गड़बड़ है, ये 11.2 किलोमीटर होता है, 11.2 किलोमीटर होता है। ये आंसर इसका 11.2 ही है, पर ये किलोमीटर्स में होता है, 11,200 किलोमीटर्स पर सेकेंड। तो इसको चेंज कर लिएगा, 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड। इसका जब ड्राइव करते हैं तो उसका आंसर ये आता है 11,200। वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर, गुड। 1 HP इज इक्वल्स टू 746 वॉट्स।
वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज डिसिपेटेड एज हीट. न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन आर एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू इंटरनल एनर्जी. कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी किसकी एग्जाम्पल है? कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी. अगर आपको याद है कि क्या हुआ था कि यूरेनियम का जो मास है वो ब्रेक हो गया था क्रिप्टॉन और बेरियम में, तो इसका मतलब मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है. तो इसका आंसर क्या है? कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी. व्हेन अ बॉडी इज अलाउड टू फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, जब बॉडी अलाउ होती है कि वो नीचे की तरफ जाए तो भाई क्या होता है? काइनेटिक और पी डिक्रीज एक साथ डिक्रीज नहीं होती. जब वो नीचे आ रहा है तो काइनेटिक उसकी बढ़नी चाहिए और पोटेंशियल क्या होनी चाहिए? कम. वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो. क्यों जीरो? सेंट्रीपिटल फोर्स सर्किल में लगती है, हर पॉइंट के ऊपर उसे एक ही जगह पे वापसी आना है, तो उसका हमेशा वर्क डन कितना होगा? जीरो. और सेंट्रीपिटल फील्ड भी कौन सी फील्ड है? तो इसलिए इसका वर्क डन क्या होगा? जीरो. हमने 2 चैप्टर्स करे, इसको एक दफा जरूर देखिएगा और प्रैक्टिस के ऊपर